नमस्कार दोस्तों। आजकल राजनीतिक हलकों में एक चिट्ठी ने बड़ी खलबली मचाई हुई है और इस चिट्ठी से न सिर्फ सत्ता परेशान है बल्कि नागपुर में बैठे उनके आका भी बड़े अनकंफर्टेबल हो गए हैं और इतने परेशान हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि उनसे ऐसे सवाल ना पूछे जाएं जो इस चिट्ठी में पूछे गए हैं। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी जो हमेशा अडानी अंबानी पर सरकार से सवाल करते थे, कहते थे कि क्यों अडानी अंबानी को हर जगह इतनी छूट दी जा रही है, क्यों जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के लिए हर जगह फील्डिंग करते हैं, उन्हीं को सारे संसाधन सौंपे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब अडानी अंबानी के बाद जो सत्ता के आका हैं, यानी कि उनकी पितृ संस्था आरएसएस, अब क्या सीधे उन पर हमला करने लगे हैं? जिस चिट्ठी का मैं जिक्र कर रही हूं वो चिट्ठी दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लिखी गई है और ये चिट्ठी लिखी है प्रियांक खड़गे ने और सीधे सीधे आरएसएस से उनका हिसाब किताब पूछ डाला है। उनसे पूछा है, आप इतनी बड़ी संस्था है, देश विदेश में आपकी शाखाएं हैं, तो बताइए आपको चंदा डोनेशन कैसे मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, आप अपना ऑडिट कैसे करते हैं, सरकार को टैक्स कैसे देंगे, आपको अपनी कुछ जवाबदेही बतानी चाहिए। और इन सवालों को सुनने के बाद जो नागपुर में बैठे लोग हैं वो काफी अनकंफर्टेबल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आखिर उनसे सवाल कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वो तो अनक्वेश्चनेबल है। उनको ऐसा लगता है इस जो तैयार किया है उन्होंने सत्ता, उसमें उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। तो ये सवाल उन्हें बड़े बेचैन कर रहे हैं और वो नहीं चाहते ऐसे सवाल हो। तो ये सवाल अब खामोश कराने के लिए अब वो करे क्या? वो जो हैं वो अमित शाह में उस तरह का भरोसा नहीं रखते हैं। कुछ उनको लगता है कि शायद उनके लिए वो ठीक से काम ना कर पाए, तो वो बैक चैनल से शायद राजनाथ सिंह से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं कि मैसेज पहुंच जाए राहुल गांधी तक कि भाई वहां ना छेड़ा जाए, वहां ना परेशान किया जाए, नहीं तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो वाकई अंदर खाने ये खेल क्या चल रहा है? ये चिट्ठी जब से पहुंची है इतनी खलबली क्यों मची हुई है? और क्या वाकई राजनाथ सिंह के घर कोई खिचड़ी पक रही है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर आखिर शांत किया कैसे जाए? तो इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंदर की खबर क्या है, चिट्ठी लिखी क्यों गई, अब आरएसएस पे सीधा हमला क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे की राहुल गांधी की मंशा क्या है, इन सारे सवालों का जवाब देंगे हमको संतोष पाठक जी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल पर। अंशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और हमारे तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और सत्ता बीजेपी आरएसएस, बड़ी दिलचस्प चीज है कि आरएसएस के करीबी नितिन गडकरी पर मोदी और शाह भरोसा नहीं कर पाते और आरएसएस अपने लाडले नितिन गडकरी के बजाय राजनाथ सिंह पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जैसे बिहार की राजनीति में कहा जाता है नीतीश कुमार सबके हैं, वैसे ही देश की राजनीति में कहा जाता है कि राजनाथ सिंह सबके हैं। वो विचारधारा के बंधन में नहीं बनते। यही वजह है कि वो लोकसभा में नेता जो है वो उपनेता है, यानी मोदी के बाद दूसरे नंबर पे। विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करनी है तो मोदी जी नहीं जाएंगे जो कि नेता है, राजनाथ सिंह जाएंगे जो कि रक्षा मंत्री है। किसानों के साथ बैठक करनी है तो राजनाथ सिंह उतरेंगे। जहां भी संकट की स्थिति आएगी तो राजनाथ सिंह उतरेंगे। तो राजनाथ सिंह, चूंकि वो गुजराती लॉबी को लगता है कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, नितिन गडकरी पे वो भरोसा नहीं करते। अब जो हुआ, राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि भैया मोदी को हराना मतलब सिर्फ मोदी को नहीं हराना है। वो कहते हैं ना कि जैसे जंग में सप्लाई चेन काटनी होती है ना, कि रसद जा रहा है, हथियार जा रहा है, उस चेन को जब तक नहीं काटेंगे तब तक आप मोदी की सत्ता से विदाई नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी को समझ में आ गया। वो लंबे समय से गौतम अडानी को घेरते जा रहे हैं, वो मोदी और अडानी की जुगलबंदी को घेरते जा रहे हैं, लेकिन अब उनको लग गया कि अडानी तो चलिए फाइनेंशियल मदद करते हैं, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, लेकिन वैचारिक धरातल पर चुनाव से पहले उस राज्य में जाकर या देश भर में जाकर हिंदू खतरे में है का राग कौन अलापते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कौन करते हैं, सनातन की बात कौन करते हैं? वो आरएसएस के स्वयंसेवक करते हैं, आरएसएस के नेता करते हैं। इनकी ड्यूटी कौन लगाते हैं? आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत। तो अब ये बात हुई कि भैया हमें जो है अगर मोदी जी के साथ मुकाबला करना है, उनको हटाना है, तो अडानी के साथ साथ आरएसएस पर भी भिड़ना होगा। अब आरएसएस पर वो भिड़े कैसे? क्योंकि उनकी अपनी सरकार तो केंद्र में है नहीं, कुछ राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन वो सीधे कार्रवाई शुरू करेंगे तो जनता में एक सहानुभूति की लहर फैल जाएगी। इसलिए ये तय किया गया कि पहले आरएसएस से कुछ सवाल पूछो,
सवाल पूछने की शुरुआत उन्होंने जिम्मेदारी दी। देखिए जैसे ही डीके शिव कुमार क्या मुख्यमंत्री, आप ये समझिए कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती थी डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। डीके शिव कुमार आइडियोलॉजी के हिसाब से बीजेपी की नस नस जानते हैं। जेल भेजा गया, तोड़ने की कोशिश की गई, वो नहीं टूटे। जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रियंक खड़गे को गृह मंत्री बनाया, और प्रियंक खड़गे लगातार ये बात सवाल उठा रहे गृह मंत्री बनने के बाद कि भैया इस देश में जो पूजा करने के लिए जो समितियां होती है वो भी रजिस्ट्रेशन होता है, रामलीला तक करने के लिए जो समितियां होती है वो भी रजिस्ट्रेशन होता है। भैया ये अयोध्या वाला तो बाकायदा संसद के कानून से बनाया गया। ये तमाम चीजें हैं। तो फिर एक संगठन जो ये कहता है कि हम हमारे करोड़ों स्वयंसेवक है, वो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता, खाता बही क्यों नहीं होता, कहां से लाखों के चश्मे आते हैं, कहां से लाखों की घड़ियां आती है, और जो इनको गिफ्ट देते हैं वो कहां से आते हैं, और ये अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते हैं। इस सवाल को उठाते रहे। जनमानस में सवाल तो उठा कि भैया अमित शाह कहते हैं कि इतने एनजीओ को हमने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, इतने एनजीओ का विदेश से जो चंदा मिलता है वो कैंसिल कर दिया। आरएसएस का क्या है? आरएसएस क्यों इस देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम नहीं करती? तो एक जनमानस बनाया, और उसके बाद कल प्रियंक खड़गे ने चिट्ठी लिख दी सीधे सीधे मोहन भागवत साहब को। 13 जून को चिट्ठी लिखी थी, कल उसको पब्लिक डोमेन में दोपहर में डाला अंशु जी 3:22 पर प्रियंक खड़गे ने। अब वो चिट्ठी तो पहुंच गई होगी मोहन भागवत साहब के पास, लेकिन इस तरह की चिट्ठी का वो लोड लेते नहीं। लेकिन जैसे ही प्रियंक खड़गे ने उस चिट्ठी को डाल दिया सोशल मीडिया पर, और वो चिट्ठी कोई कांग्रेस के नेता ने नहीं डाला है अंशु जी, कांग्रेस के एक राज्य के निर्वाचित सरकार के गृह मंत्री ने डाला है। अब वो लेटर सिस्टम का हिस्सा बन गया है। आज नहीं तो कल ये मामला आगे बढ़ेगा, और इसलिए मोहन भागवत साहब को लगा कि नहीं, अब तक तो ये जवानी जमा खर्च चल रहा था, लेकिन अब तो फंस गए हम। मोदी जी ने वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कह दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो अब फंस गए आरएसएस वाले। अब भागवत साहब को गुजराती लॉबी पर भरोसा है नहीं। भैया इसी गुजराती लॉबी को तो हटाने के लिए वो मुहिम चलाए हुए हैं। इसी गुजराती लॉबी के खिलाफ तो वो चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नया बनवा लिया, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी के प्रभाव में काम कर रहा है। जनवरी में अध्यक्ष बने, जून का महीना आ गया, अभी तक संगठन का गठन नहीं किया गया है। जबकि बताया यह गया था कि पहले राष्ट्रीय टीम का पुनर्गठन होगा, फिर कुछ राज्यों की टीम का पुनर्गठन होगा, कुछ राज्यों में मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, और सबसे आखिर में जो बारी आएगी वो मोदी सरकार की आएगी, और मोदी कैबिनेट में फेरबदल की, और फिर प्रधानमंत्री में फेरबदल की। लेकिन जैसे स्पीड है मोदी साहब के काम करने की, वो तो 6 महीने तो छोड़िए, साल भर तो छोड़िए, शायद 30 साल में भी ये ना हो पाए। तो ये अब भागवत साहब को लगा कि भैया ये तो हटने को तैयार नहीं है। इसी समय राहुल गांधी की सेना ने, राहुल गांधी की टीम ने एक बड़ा बम फोड़ दिया। लेकिन इस बड़े बम के बाद चूंकि दिल्ली में मोहन भागवत किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने राजनाथ सिंह को काम पर लगाया। ये 3:30 बजे, 3:22 पर यह पोस्ट हुआ, और शाम को राजनाथ के घर एक बड़ी बैठक बुला ली गई। उस बड़ी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी गए। उस बड़ी बैठक में जो संघ से डेपुटेशन पर आकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बने हुए बीएल संतोष भी गए, और उस बैठक में बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो समन्वय स्थापित करने का जिनको काम दिया गया है, आरएसएस के बड़े दिग्गज नेता है अरुण कुमार भी शामिल हुए, और उस बैठक में पहुंच गए अमित शाह। अब हमें यह बताया जा रहा है अंशु जी, मैं जो बताया जा रहा है वो भी बता देता हूं कि संगठन को लेकर बैठक थी, संगठन का पुनर्गठन होना था। मैं आपको बता दूं, जब जेपी नड्डा भी अध्यक्ष हुआ करते थे, या नितिन नवीन जो बने, जब भी टिकट बंटवारे को लेकर अगर कोई बड़ी बैठक होती तो अध्यक्ष के घर पे होती, यानी जेपी नड्डा के घर पे होती थी। अगर संगठन को लेकर कोई बड़ी बैठक होगी तो अध्यक्ष के घर पे होगी, और अध्यक्ष के घर पर ही अमित शाह पहुंचा करते हैं। इस बार जो हमें बताया जा रहा है कि संगठन की बैठक तो नितिन नवीन के घर पे क्यों नहीं हुई, राजनाथ सिंह के घर पे गए, क्योंकि राजनाथ सिंह को ही यह बैठक करने का आदेश एक तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया। राजनाथ सिंह ने अपने यहाँ बैठक बुलाई, लेकिन जब उसमें आरएसएस के नेता पहुंचे, जब उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा गया आने के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव को कहा गया आने के लिए, तो ये खबर, ये संदेशा अमित शाह के पास भी पहुंचा, और अमित शाह भी आ गए। और यहाँ पर इस बैठक में सीधे तौर पर यह बात हुई कि भैया संघ ये चाहता है कि राहुल गांधी को रोका जाए। अब राहुल गांधी को आप रोकेंगे कैसे, और सिर्फ एक चिट्ठी से क्यों खलबली मची हुई है? ये चिट्ठी कांग्रेस पार्टी के एक राज्य के गृह मंत्री की चिट्ठी है। कांग्रेस पार्टी की 4 राज्यों में सरकार है अंशु जी। कर्नाटक जहां से ये चिट्ठी लिखी गई है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, और केरल में अभी उनकी सरकार बनी। ये तो 4 राज्य हो गए। 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, झारखंड,
जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन को ईडी ने जेल भेजा था। क्या वो भूल पाएंगे? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है वो जम्मू कश्मीर के, लेकिन उस राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला जाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। क्या वो भूल पाएंगे इस बात को? और तमिलनाडु में तो हाल ही में विजय आए हैं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स करते हैं, तमिल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आरएसएस और बीजेपी उनकी धरती पर स्ट्रांग हो। तो अगर इन 7 राज्यों ने संघ पर, चूंकि ये चिट्ठी एक शुरुआत है, जब ये हिसाब किताब नहीं देंगे आने वाले दिनों में और राज्य भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये एक लंबी रणनीति है राहुल गांधी की, और फिर उन पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत होगी और ये पूरा बेस बनाया जाएगा। और जैसे ही किसी भी सूरत में कभी भी 2 साल 4 साल बाद कोई नई सरकार आएगी तो फिर वो पूरे देश में प्रतिबंध लगाएगी। और इस बार जो प्रतिबंध है वो उस तरह के मामले में नहीं है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था, या इमरजेंसी के टाइम में लगा था, या फिर नरसिम्हा राव की सरकार ने लगाया था। इस बार प्रतिबंध है कि आपका खाता भाई कहाँ है, हिसाब किताब कहाँ है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है। और आपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से माफी मांगी थी, और उसमें जो बड़ी शर्त थी, वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर जब प्रतिबंध हटाया था अंशु जी, तो बड़ी शर्त लगाई थी कि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। तो हर चुनावी राज्य में क्यों पहुंच जाते हैं हिंदू खतरे में राह गलाते हुए? ये कहा गया था कि आप अपने पदाधिकारियों का लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन करेंगे। कहाँ निर्वाचन होता है? भागवत साहब ने कब पर्चा भरा, किसने चुना, उनकी टीम को किसने चुना? तो ये अब कानूनी मसले हैं, और संघ को ये पता है कि जिस दिन केंद्र के स्तर पर ये प्रतिबंध लग जाएगा, उस दिन के बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मामला ठहरेगा नहीं। इसलिए राजनाथ सिंह को काम पर लगाया गया है कि भैया कुछ भी करो, राहुल गांधी को मना लो, कि बाकी सब आप करते रहिए, अडानी करते रहिए, मोदी करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन आरएसएस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं कीजिए। ये एक बड़ा डर जो है भागवत साहब के चेहरे पर, इसलिए राजनाथ सिंह को ये दायित्व दिया गया है। जी जी संतोष जी, बहुत बड़े बड़े खुलासे आपने यहाँ पर किए हैं कि एक तो सीधे आरएसएस को घेरने की तैयारी है जो अब से पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई थी। अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात आ रही है, हिसाब किताब मांगने की बात आ रही है, और एक सिस्टम मिलाने की बात आ रही है जिसमें वो बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। हम सभी देखते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा संगठन है। दिल्ली में ही हमने देखा है झंडे वालान में आखिर कैसे 5 सितारा इतना भव्य उनका ऑफिस तैयार हो गया है। जगह जगह वो अपनी कार्यक्रम कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है पैसा कहां से आ रहा है, हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और शायद यही खलबली है, यही बेचैनी है कि पितृ संस्था पे सवाल कैसे। और जो दूसरा बड़ा खुलासा आपने यहाँ किया है संतोष जी, कि आरएसएस को नागपुर में बैठे हुए लोगों को देश के गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े कहा जाए कि जो मजबूत नेता है मोदी के बाद अमित शाह, अपने ही गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है कि वो इस मसले को टैकल कर पाएंगे। उनको भरोसा जो नागपुर के उनके अपने नजदीक के नितिन गडकरी, उन पर भी नहीं है। उनको भरोसा है तो राजनाथ सिंह पर। ये आपने एक बड़ा खुलासा किया है। तो ये खलबली तो नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा है कि मोहन भागवत की तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं कि हम तो भाई सरकार से कोई चंदा लेते नहीं है, हमारा सरकार से कोई सीधे लेना देना नहीं है, और हम तो 100 साल की संस्था है, ये तो सरकारों को पता ही है, और हमें तो बैन भी किया गया था, तो हमें तो जानती है सरकार हम क्या है। लेकिन क्या लगता है इस तरह की हवाई बातों से, केवल ऐसी खोखली दलीलों से वो जो है देश के कानून के दायरे में आने से बच सकते हैं? और वाकई जिस तरीके से बैठक एक की गई, और आपने कहा कि अमित शाह भी दौड़े दौड़े वहां पहुंचे जबकि उनको सीधे तौर पे नहीं कहा गया था, तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? क्या आगे होगा? क्या राहुल गांधी से ये बात कर पाएंगे? राहुल गांधी तो लगता नहीं है कि किसी के रोके रुकेंगे। अब आगे क्या होने वाला है? और देखिए अंशु जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूंगा कि इसको शब्द सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो भागवत साहब का वीडियो है ये पुराना वीडियो है, लेकिन जरा इनके तर्कों को समझिए कि हम सरकार से कुछ नहीं लेते हैं। तो इसमें तो इस देश का हर आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि भैया मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं हूं, मैंने सरकारी अस्पताल में कभी अपना इलाज करवाया नहीं है, मैंने सरकार की किसी सुविधा का इस्तेमाल किया नहीं है, तो मैं सरकार को टैक्स क्यों दूं, मैं सरकार को अपना हिसाब किताब क्यों दूं, मैं सरकार को आईटीआर क्यों भरूं। आप सोचिए ये भागवत साहब किस तरह का बच्चों वाला तर्क दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम सरकार से कुछ नहीं ले रहे तो हम क्यों अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं, जितनी कंपनियां आप सोच रहे, इवन मैं एक पल के लिए मान लेता हूं अडानी भी कल को ये कह दे कि भैया मैं तो सरकार से कुछ ले नहीं रहा हूं, तो मुझे क्यों आप कह रहे हो कि मैं टैक्स भरूं।
मुझे आप क्यों कह रहे हो कि मैं सेबी के नियमों का पालन करूं? और एक बात और कहते हैं कि हम पर तो प्रतिबंध लगाया गया, सरकार को तो पता ही है। अब आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी कॉलेज में, मैं ये बड़े व्यवहारिक वो देता हूँ, आप किसी नौकरी में जाते हैं या एडमिशन लेने जाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई जगह मांगा जाता है। कई जगह आपके भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कई जगह मांगा जाता है। आप बैंक में जाएंगे तो आपका आधार कार्ड और बाकी चीजें मांगी जाएगी। कल को उसको किसी मामले में सजा हो गई हो कोर्ट से, किसी भी मामले में सजा हो गई हो, नोटिस हो गई हो, वो नोटिस लेके चला जाएगा, देखो भैया ये कोर्ट से मुझे सजा हुई है या कोर्ट से मेरे पास नोटिस आया है, इट मीन्स मैं भारत का नागरिक हूं। तो मुझसे क्यों मांग रहे हो आधार कार्ड, मुझसे क्यों मांग रहे हो पैन कार्ड, मुझसे क्यों मांग रहे हो बाकी सब डॉक्यूमेंट? ये तो कोर्ट का नोटिस बता रहा है ना कि मैं भारत का नागरिक हूं। ये भागवत साहब का तर्क बड़ा अजीब है और ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो इस देश के संविधान और कानून को मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह देता हूं कि ये भागवत साहब का जो वीडियो वायरल हो रहा है ये पुराना वीडियो है, प्रियांक खड़गे के चिट्ठी लिखने से पहले का वीडियो है। प्रियांक खड़गे जब मसला उठा रहे थे उसके बाद का है, लेकिन चिट्ठी लिखने से पहले का वीडियो है। अब चिट्ठी एक कानूनी दस्तावेज है, अब आप बच के हवा हवाई नहीं निकल सकते कि सरकार को तो मालूम ही है। तो सरकार ही तो पूछेगी आपसे कि भैया ये जो इतना बड़ा तामझाम करते हो, इतना बड़ा टेंट लगता है, इतना बड़ा कार्यक्रम करते हो, ये गुरु दक्षिणा का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, जो गुरु दक्षिणा देते हैं क्या वो अपने आईटीआर में भरते हैं कि उन्होंने आपको इतना चंदा दिया है? और फिर आप जो खर्चा करते हो आप उसका हिसाब किताब रखते हो नहीं रखते? कैसे हमें पता लगेगा कि इस देश में कौन कौन आरएसएस से जुड़ा हुआ है? ये तमाम चीजें जो है अब आपको कानूनी धरातल पर लड़ना होगा। और ये समस्या आरएसएस की अभी से नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस पर आरोप लगे, उन्होंने सीधे कह दिया कि नाथूराम गोडसे से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कोई तो बात रही होगी, कोई तो बात रही होगी कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री थे, जो गृह मंत्री थे, जो देश के हिंदुओं की चिंता कर रहे थे, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई तो बात रही होगी कि आरएसएस पर प्रतिबंध 1.5 साल तक रहा और जब तक आरएसएस ने शर्तें नहीं मानी, बार बार वो गिड़गिड़ाए नहीं, तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध नहीं हटाया। अब उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बताने में मोदी शाह लगे रहते हैं। गुजरात में एक बड़ी सी मूर्ति बना दी है, लेकिन जो अमित शाह ने शर्तें लगाई थी वो आरएसएस माने, इस बात को सुनिश्चित भारत की सरकार नहीं कर रही। तो मोहन भागवत साहब के इस तर्क में कोई जान नहीं है। आज नहीं तो कल अब उनको इन तमाम मामलों का जवाब देना ही पड़ेगा। और वो जो एक तरीका है, अब ये देखिए, जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे सदस्यता की, आज अगर कोई क्राइम करता है तो कैसे पता लगता है कि भैया ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है या बीजेपी का कार्यकर्ता है? ये इशू उठते हैं ना। अब यहाँ पे पेपर लीक जैसा बड़ा मामला हो गया। इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के शिक्षा मंत्रालय में आरएसएस के रिकमेंडेशन पर लोग भरे गए। अगर हमें ये पता होता कि भैया ये अमुक आदमी आरएसएस का है तो फिर हम ये तो कहेंगे। अब जैसे ये घोटाला जो हुआ, ये पेपर लीक जो हुआ, इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, मंत्रियों के साथ, आरएसएस के नेताओं के साथ तस्वीरें आ रही, अगर वो रजिस्टर मेंटेन करते तो आपको पता लग जाता कि इसमें से कितने लोग आरएसएस से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस पार्टी में विलय किया, मतलब पार्टी नहीं, उनके बाकी सांसदों ने जिस पार्टी में विलय किया, उस पार्टी के महासचिव कह रहे हैं कि मैं आरएसएस बैकग्राउंड से हूं। अगर खाता जी। बही होता, मेंबरशिप होती, अटेंडेंस रजिस्टर होता, तो कम से कम ये तो पता लगता कि भैया ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर उन बागी सांसदों का विलय बीजेपी ने अपने में नहीं करवाया, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जिस पार्टी का गठन किया था कुछ साल पहले, उसमें उन्होंने विलय करवा दिया। ये तमाम चीजें कम से कम इस देश की जनता को पता तो लगना चाहिए। और जब इस देश में कानून है रजिस्ट्रेशन का, जब इस देश में तमाम संवैधानिक प्रावधान है, तो उनका पालन क्यों नहीं करना चाहते हैं मोहन भागवत? लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि प्रियांक खड़गे की चिट्ठी ने सबको सिस्टम मिला दिया है। और ये राहुल गांधी की 2-3-4 साल की प्लानिंग है कि संघ को हमेशा हमेशा के लिए इस देश की राजनीति से आउट करना। और इसलिए मोहन भागवत राजनाथ सिंह को काम पर लगाए हैं। राजनाथ सिंह पहले भी कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को अप्रोच करते रहे हैं, वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब ये पूरी लड़ाई जो है अंशु जी, वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में चली गई है, राहुल गांधी के खेमे में चली गई है कि क्या वो इस बार मानेंगे या अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। अडानी के मसले पर वो अड़े हुए। देखिए अडानी के मसले जी। पर किस तरह से उनको मनाने की कोशिश की गई। गांधी परिवार के करीबी, बहुत करीबी है, विदेश यात्रा के दौरान एक बार राहुल गांधी को उस बिजनेसमैन से मिलाने की कोशिश की, नाराज राहुल गांधी ने अपना कार्यक्रम तक रद्द कर दिया।
फिर शरद पवार जैसे नेता जो खुलकर गौतम अडानी के साथ अपने रिश्तों की बात करते हैं। गौतम अडानी ने कई बार कोशिश की कि कम से कम अडानी और राहुल गांधी का मिलाप हो जाए। यहां तक कि शरद पवार की जो जन्मदिन की जो पार्टी सुप्रिया सुले ने दी थी, उसमें भी आमना सामना कराया गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। यहां तक कि गांधी परिवार के एक करीबी शख्स को, यह भी बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं दर्शकों को, कि गांधी परिवार के इस करीबी शख्स के जरिए भी राहुल गांधी को साधने की कोशिश की गई, दिल्ली में साधने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने मना कर दिया। तो अकेले आज की तारीख में राहुल गांधी अडानी मसले पर लड़ रहे हैं, घेर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मसले पर भी राहुल गांधी उसी तरह से लड़ने, अड़ने, भिड़ने को तैयार है, जिस तरह से उन्होंने गौतम अडानी को एक बड़ा एजेंडा बना दिया है। संतोष जी, बहुत बड़े बड़े खुलासे आपने यहाँ किए हैं कि राहुल गांधी पर भी कई तरह के प्रेशर डलवाने की कोशिश की गई, जगह जगह से उनको ये दबाव डालने की कोशिश की गई कि वो अदानी के मामले में चुप हो जाए, लेकिन राहुल गांधी अभी तक चुप नहीं हुए हैं। लेकिन अब बात यहाँ सिर्फ व्यवसायी की नहीं है, बात तो यहाँ आरएसएस की आ गई है। आरएसएस जिसकी विचारधारा पर सरकार चलती है, जिसकी विचारधारा पर बीजेपी चलती है, आरएसएस भला कैसे कह सकती है कि वो सरकार के साथ जुड़ी नहीं है? उनके तो भाई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी उन्हीं शाखाओं से निकले हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, अभी भी वो उनका वही गीत गाते हैं। तो वो कैसे कहा जा सकता है? और बड़ी बात आपने ये कही कि अगर वो रजिस्टर्ड संस्था होती, वही खातों में होता, जैसे आपने बताया कि ये नई नवेली पार्टी एनसीपीआई, जिसमें कि वो बागी गुट गया है टीएमसी का, उसका भी मूल आरएसएस है। तो यानी यहां जो भी चीजें चल रही हैं, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, या जिस तरीके से आइडियोलॉजी के स्तर पर बीजेपी को एक सपोर्ट दे रही है, वो आरएसएस है। तो राहुल गांधी इस बात को पहचान चुके हैं कि चोट वहां पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। विचारधारा संघ की है। और राहुल गांधी ने ये जो कहा अभी भाषण में थोड़े समय पहले कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आरएसएस की विचारधारा के आगे नहीं झुकेगा, वो अपनी गर्दन कटा देगा, अपनी जान दे देगा, पर आरएसएस के आगे नहीं झुकेगा। तो लग रहा है कि बड़ा बिगुल तो राहुल गांधी ने फूंक दिया है। मुझे नहीं लगता, आप ही बताइए कि राजनाथ सिंह, जो कि थोड़े नरम माने जाते हैं, माना जाता है कि बातचीत में वो काफी सुशिक्षित और सभ्य हैं और हर पार्टी में उनका एक अच्छा संबंध है, क्या राहुल गांधी उनके कहने पर मानेंगे? आपको ऐसा लग रहा है या उनका प्रहार और तेज होता जाएगा? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि मनाने की कोशिश तो की जाएगी। हालांकि एक दो मुद्दों पर पहले भी मनाने की कोशिश की गई थी, जब वो प्रधानमंत्री को लेकर वो तल्ख टिप्पणियां कर रहे थे राहुल गांधी, और एप्स्टीन फाइल और उसको लेकर सरेंडर और पता नहीं क्या क्या कंप्रोमाइज क्या क्या कह रहे थे। राहुल गांधी को एक तरह से मनाने की कोशिश की गई थी कि कम से कम पीएम पर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप जो है या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए। जिसके थ्रू उनको मनाने की कोशिश की गई थी, उनको ही उन्होंने मैसेज भिजवा दिया कि फिर उनसे ये पूछ लीजिए कि नेहरू जी के बारे में क्या कहते हैं वाजपेयी, इंदिरा जी के बारे में क्या कहते हैं वाजपेयी, राजीव जी के बारे में क्या कहते हैं वाजपेयी, और खुद मुझे, यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि खुद मुझे पप्पू साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आए और तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो मेरी भाषा पे सवाल उठाने से पहले जरा अपनी भाषा के बारे में सोच ले। यहां भी ज्यादा संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं होंगे, तो क्या उसके बाद राहुल गांधी पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? इस देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों में क्या अब उनको ट्रायल के स्तर पर ले जाया जाएगा, क्या उनको सजा के स्तर पर ले जाया जाएगा, या उनको पूछताछ के लिए बुलाकर घंटों घंटों तक परेशान करके डराने की कोशिश की जाएगी, या जेल भेजा जाएगा? ये तमाम जो विकल्प है वो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कम से कम मुझे नहीं लगता कि अडानी का मसला हो या आरएसएस का मसला हो, राहुल गांधी अपने कदम पीछे हटाने को तैयार है। और अब तो उन्हें एक ताकतवर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के रूप में मिल गया है और एक स्टेट का होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे के रूप में मिल गया है। दिक्कत राहुल गांधी के साथ है कि बहुत सारे कांग्रेसी ही राहुल गांधी के साथ कदम ताल नहीं करते हैं। तो अगर ताकतवर नेता उनकी मुहिम के साथ जुट रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस में भी माहौल बदलेगा और फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी माहौल बदलेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी समझ में आए कि उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से नहीं है, उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, उनकी लड़ाई अमित शाह से या भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जिसका न खाता है, न जिसका बही है, न जिसका मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड है, उस अदृश्य शक्ति से रिकॉर्ड है। और जब मोहन भागवत कहते हैं कि हम तो खुली किताब है, हमारे बारे में सब कुछ पता है, नहीं पता है। किसको पता है कितना पैसा आरएसएस के पास आता है? मुझे तो नहीं पता है। कितना पैसा वो खर्च करते हैं ये भी नहीं पता है। वो जो हवाई जहाज से जो प्रवास करते हैं या ट्रेन से जो प्रवास करते हैं, वो टिकट कौन करवाता है, उसका पैसा कहां से आता है,
ये तमाम चीजें तो हमें और आपको नहीं पता है। गुरु दक्षिणा, यहाँ अब वो यहाँ गुरु आपको एक दक्षिणा वाला टोकना चाहूंगी। जी संतोष जी, बड़ी बातें आप बता रहे हैं, इसमें मगर ये बात भी शामिल करनी पड़ेगी कि केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी कई देशों में आरएसएस का जाल फैला हुआ है और बिल्कुल एक अंडर करंट की तरह ये काम करते हैं, ऐसी जानकारियां मिलती हैं। और कई बार जो विदेशी सरकारें हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनका सिस्टम है, उनके हवाले से भी बोला गया है आरएसएस को भी वहां एक संदिग्ध दृष्टि से ही देखा जाता है। तो क्या लगता है कि ये एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से काम कर रहे हैं और देश की सरकार को चलाने में, अपनी ग्रिप में लेने में तो ये पूरी तरीके से नजर ही आता है। तो ये मामला जो है इतना छोटा नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये मामला छोटा नहीं है और आप ये समझिए कि अभी अमेरिका में एक वो आया कि भैया आरएसएस जी जैसे संगठन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब जी जैसे ही ये खबर आई, भागे भागे पहले राम माधव को दौड़ा दिया। अब राम माधव साहब वहां जाके क्या कह रहे हैं कि अरे सब कुछ तो आपके कहने पर हमारी सरकार कर रही है, बताइए हम क्या करें आपके लिए। वो तो ऐसा जी होता है कि जैसे वो याचक नहीं जाता है कि हुजूर माई बाप हमने सब कुछ कर दिया फिर भी आप नाराज है, बता दीजिए कुछ और काम करना हो तो वो भी कर देते हैं। और ये राम माधव वाला तो चर्चा में आ गया क्योंकि उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया। लेकिन जो नंबर 2 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, मोहन भागवत के बाद नंबर 2 दत्तात्रेय होसवाले, जो भविष्य के आरएसएस चीफ के दावेदार है, यानी भविष्य में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बन सकते हैं, वो दत्तात्रेय होसवाले भी अमेरिका गए। तो जैसे ही प्रतिबंध की बात आई तो आप भागे भागे अमेरिका जाते हो। इसका मतलब साफ है कि आप अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन को चलाना चाहते हो, दुनिया भर में चलाना चाहते हो और फिर देश के अंदर हिसाब नहीं देना चाहते हो, जबकि बाकी सारे एनजीओ से हिसाब लिया जा रहा है। अब एक विश्व हिंदू परिषद है, वो राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा घपला घोटाला है, उसने अपने नाम में जी विश्व डाल रखा है। विश्व हिंदू परिषद, दुनिया के तमाम देशों में शाखाएं हैं। भैया क्यों नहीं उनका हिसाब किताब होना चाहिए, क्यों नहीं चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। और एक चलते चलते वो अयोध्या वाला मसला बहुत गंभीर है, उसके बारे में भी कहना बहुत जरूरी है। अगर जी आपके सामने डकैती होती रही भगवान राम के पैसों की और आप चुप रहे, सीसीटीवी में गड़बड़ी की गई और आप चुप रहे, तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। और उस ट्रस्ट के सदस्यों की सिर्फ नहीं बनती अंशु जी, उस ट्रस्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरएसएस चीफ को भी कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए, पूरी की पूरी मोदी सरकार को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन ये बात हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जवाब कहीं से आएगा नहीं। लेकिन एक शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी है, जो अब मोहन भागवत का सरदर्द बन गया है। जी, बिल्कुल बड़ी बात कही। राम मंदिर में भी जिस तरह से चंदा चोरी हुई है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। करोड़ों के गबन का बात तो आ रही है कि शायद 200 करोड़ या उससे भी ज्यादा के गबन का ये मामला हो सकता है। और सबसे जो एक विडंबनापूर्ण पहलू है वो ये है कि जिस राम के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, उस मंदिर के नाम पर ये अपनी राजनीति करते हैं, उस राम को भी, उस राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया है। और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के, क्योंकि ये सभी उनकी अनुषांगिक शाखाएं हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो मंदिर का ट्रस्ट है, सभी लोग उनके वही मौजूद है। तो उन पर ये प्रश्न आ रहे हैं और ये जांच तो बहुत कड़ाई से होनी चाहिए, क्योंकि जब मंदिर में हम जाते हैं तो एक आस्था होती है। एक भक्त जाता है तो उसे लगता है अरे मंदिर में तो कोई चोरी नहीं हो सकती, हम तो यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ये तो भगवान का घर है और भगवान के ही घर में आप चोरी करवा रहे हैं। ये तो बड़ा ही दुखद पहलू है। तो खैर ये सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण खुलासे किए। लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगी कि शायद राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि अगर इस सरकार की, इस फांसीवादी सोच वाली सरकार की अगर रीढ़ पे प्रहार करना है तो वही प्रहार करना पड़ेगा जहां से इनकी आइडियोलॉजी की धारा निकल रही है, इनका जो स्रोत है यानी कि आरएसएस। और अब उनको मजबूत सरकारों का, कर्नाटक जैसी सरकारों का और वहां उनके मंत्रियों का, उनके मुख्यमंत्रियों का उनको सहारा मिला है, जिसके जरिए अब वो इनको घेर सकते हैं। देखना होगा कि आगे ये लड़ाई और कहां तक जाती है, राहुल गांधी और कितनी घेराबंदी कर पाते हैं और सरकार और आरएसएस की ये बेचैनी अब और क्या रंग दिखाती है। तो दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे, आपको अगर हमारी आज की ये चर्चा अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं और जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं वो भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। साथ ही इस चैनल को बड़ी संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की जरूरी जानकारियां और नए नए खुलासे लेकर हम आपके सामने आते रहें। नमस्कार। मैं फिर वही कहूंगा, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सवाल पूछना है। और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और जिन लोगों ने उनको वहां बिठाया है,
उन सबकी जिम्मेदारी बनेगी और उन सबको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा इस देश के करोड़ों हिंदुओं को, क्योंकि वो सिर्फ चंदा नहीं था। जो लोग वहां पर पैसा दे के आए वो भगवान राम की संपत्ति हो गई, वो भगवान की संपत्ति हो गई। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, ये लूट है भगवान राम की संपत्ति में, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और जो जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस देश की जो करोड़ों सनातन प्रेमी जनता है वो जवाब तो पूछेगी, आपसे कटघरे में खड़ा करेगी। और इस बार आप ये कह के नहीं बच सकते जैसे नोटबंदी के टाइम में कहा था, बुला लेना मुझे कुछ दिनों बाद किसी भी चौराहे पर। हो सकता है कि देश की जनता आपको चौराहे पर जाने लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मत के जरिए, वोटिंग के जरिए आप कितनी भी गड़बड़ियां कर लीजिए, वोटिंग के जरिए आपको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देगी, और तब आपको कानूनी एजेंसियों के सामने जाकर इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। तो अपने तमाम दर्शकों से हम लोग कहेंगे, जैसा कि अंशु जी ने अपील करी है, कि कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराइएगा। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।